गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब ने देखा था क्या कि वी मैक्स की वैल्यू कितनी थी, ए इंटू ओमेगा, और अल्फ़ा मैक्स की वैल्यू कितनी थी, ए ओमेगा स्क्वायर। और ये डायग्राम के सहायता से हमने बताया था किन किन पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। अल्फ़ा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए ओमेगा स्क्वायर। सेम चीज़ जैसा ए पे है वैसा ही क्या होगा, बी पे होगा। अब पॉइंट ओ पर दैट इज एट मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, कितना होता है 0, और v की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और कितना होगा, a इंटू ओमेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इन 3 पॉइंट का हमने डिस्कशन किया था। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हमने क्वेश्चन पेपर में दिया था, उसका डिस्कस करके तब हम लोग सिंपल पेंडुलम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को आवाज़ अच्छी से आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर और इंतज़ाम करेंगे। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स लिखिए। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू करिए। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 कि if amplitude of a particle executing simple harmonic motion is capital A, then find the distance traveled by the particle in one oscillation, in one complete oscillation. If amplitude of a particle executing simple harmonic motion is A, then find the distance traveled by the particle in one complete oscillation. यानी वन कंप्लीट ऑसिलेशन के टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड टी में हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, किसका, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सोल्यूशन में देखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ था। देखिए वन ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पार्टिकल, ये है हमारा मीन पोजीशन। तो वन ऑसिलेशन कब होगा, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर क्या करेगा, ओ पे आएगा, ओ पे आने के बाद फिर दूसरी तरफ जाएगा और फिर ये वन ऑसिलेशन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, ए। फिर इधर से आया तो कितना डिस्टेंस हो गया, ए। फिर ओ से यहाँ तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए। और फिर यहाँ से वापस आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a।
सबको जोड़ दीजिए, a प्लस a 2a 3a 4a, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 4a। तो टाइम पीरियड कैपिटल T में पूछा जाए या 1 ऑसिलेशन में पूछा जाए, दोनों का आंसर क्या होगा 4a। तो ये क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे, तो उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना था। किसी को क्वेश्चन याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। मैं क्वेश्चन को क्या करता हूं, लिख देता हूं। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2, आज का एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? इफ maximum acceleration of a particle executing simple harmonic motion is 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड इज 16 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड its amplitude. Find its amplitude. मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है तो सॉल्यूशन में लिखिए। सॉल्यूशन में बाय इक्वेशन क्या दिया हुआ है? अल्फा मैक्स दिया हुआ है। अल्फा मैक्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वी मैक्स दिया हुआ है। वी मैक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16 मीटर पर सेकेंड। सबको दिख रहा है? यदि कुछ लोग सो रहे हों तो कृपया जग करके कॉपी पेन निकाल लें और लिखना शुरू करें। अल्फा मैक्स की वैल्यू कितना दिया है? 24। वी मैक्स की वैल्यू 16। तो हमें फाइंड क्या करना है? एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं? अल्फा मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर ए, इक्वेशन नंबर 1। और वी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? ए इंटू ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2। निकालना हमको क्या है? एम्पलीट्यूड। तो 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइडेड 2। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, पहला काम 1 डिवाइडेड 2, 1 डिवाइडेड 2, तो क्या हो जाएगा? अल्फा मैक्स अपॉन वी मैक्स क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ए ओमेगा। तो ए से ए मर गया और इस ओमेगा से इसका पावर मर गया, तो बचा क्या? ओमेगा की वैल्यू आ गई। यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा मैक्स अपॉन वी मैक्स। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मगर ओमेगा तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है? ए। तो जरा इस फार्मूले में आ जाओ, फार्मूला नंबर 2 में। किसमें? 2 में। वी मैक्स दिया हुआ है, यूज कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल लिया और ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा? इस फार्मूले 2 में इस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू याद रखिएगा, हमने तो क्वेश्चन मिटा दिया।
आप लोग वैल्यू याद रखिए। तो बाई 2 and 3, that is putting the value of omega in equation 2, we get क्या पाएंगे, V max इक्वल टू A, और ओमेगा की वैल्यू कितनी मिली है, अल्फा मैक्स अपॉन वी मैक्स। हमको क्या चाहिए, ये वाला निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसको यहीं छोड़ देंगे, इधर ही आएगा, क्या बन जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा मैक्स, और ये यहीं पे रह गया। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू कितना, वी मैक्स की वैल्यू कितनी है, याद है 16, तो 16 इंटू 16 क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन अल्फा मैक्स की वैल्यू कितनी है 24। तो ये टेबल याद है, 8 2 जा 16 और 8 3 जा और 16 दूना 32, 32/3, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि हमारा जो अल्फा दिया है उसका यूनिट क्या दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी की यूनिट क्या दी गई है, मीटर पर सेकंड, तो एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये था तुम्हारा ऑप्शन। तो ये वैल्यू फाइनल क्या ले सकते हैं, 32/3 मीटर। तो जिन लोगों ने ये ऑप्शन टिक किया था सही, उनको पूरा 1 मार्क्स मिल गए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है आंसर। लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, और इसके साथ ही इससे संबंधित जो क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। और एक हमने एग्ज़ाम तैयारी के पहले 22 दिसंबर को बताया था, 22 दिसंबर को क्या बताया था कि एक है पहचान और एक है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा आप लोगों से क्या कराया था कि जो हमने पढ़ाया है उसी को पढ़ के हमको जाना है। तो जो लोग पढ़ के आए थे उनका पेपर तो खूब अच्छा हुआ, मगर कुछ लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। मगर आगे आप ध्यान रखेंगे, जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ सब तैयार करते जाएंगे, तो देखेंगे आगे चल करके आपको फिजिक्स बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो मेरी एक बात पे ध्यान दीजिए और उसी के हिसाब से तैयारी करते जाइए। तो पहचान में हमने दिया था कि ये जो है एक कर्व दिया है पहचान के लिए, वो इक्वेशन t इक्वल टू 2π√L/g। तो हमने कहा था कि इस t और L में जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा। पहला ऑप्शन हमने दे दिया था, क्या ऑप्शन दिया था, ये क्वेश्चन हमारा था, पेपर का ही क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दिया था t इक्वल टू 2π√L/g। तो t और L में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पहला होगा स्ट्रेट लाइन, सेकेंड हमने ऑप्शन दिया था कि स्ट्रेट लाइन ना होकर के वो पैराबोला होगा, थर्ड ऑप्शन दिया था कि वो सर्कल होगा, और फोर्थ ऑप्शन दिया था कि वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा या नन ऑफ दीज होगा, जो हो नन ऑफ दीज। इस ऑप्शन पर भी ध्यान दिया करिए, कभी कभी ये भी ऑप्शन होता है, क्योंकि जब तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो नन ऑफ दीज मारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ जो आंसर है वो है पैराबोला। और मैं बताया था कि पैराबोला पहचानना हो तो 2 वेरिएबल दिए होंगे, एक वेरिएबल का पावर 2 और दूसरे वाले वेरिएबल का पावर क्या होगा 1। तो हम कह देते हैं कि ये हमारा कैसा कर्व है, पैराबोला। तो देख लीजिए यहाँ 2 वेरिएबल कौन कौन है, एक है t, एक है l। ये g वेरिएबल नहीं है, क्योंकि g की वैल्यू सरफेस पे क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो g हमारा कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, तो 2 वेरिएबल t और l।
तो अब जरा इसको स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा L अपॉन जी। और बढ़िया से देखना चाहते हैं इसको तो लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, कांस्टेंट को एक साथ रख दिया और वेरिएबल क्या मिल गया, L। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक वेरिएबल का पावर 1 है और एक वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, तो एक वेरिएबल में 2 पावर और दूसरे में 1 पावर हो तो कैसा हो जाता है, ये पैराबोला, पैराबोला। और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि दो वेरिएबल होते हैं, पहला का भी पावर 1 दूसरे का भी पावर 1, तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल का पावर क्या है, 2 और दूसरे वेरिएबल का पावर 1। तो इस टी और एल में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैराबोला। तो जो लोग पैराबोला टिक किए थे उनको 1 मार्क्स मिल चुका है। तो ये सब कुछ मैं बताया था मगर आप सबने ध्यान नहीं दिया। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। तो ये सिंपल पेंडुलम, नाम ही सिंपल है तो सिंपल सा कोई चीज़ होगा। तो पहली बात कि ये एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है कि इसमें एक गोला होता है। क्या होता है, एक मेटल का गोला होता है, वो आयरन का हो सकता है और ये ब्रास का हो सकता है। अब इस गोले को टांगने के लिए यहाँ पर एक हुक लगा होता है। इसको हुक की मदद से एक धागा बांध दिया और धागे से इसको एक स्टैंड से क्या कर दिया, इसको टांग दिया। तो ये जो सिस्टम मिला हुआ है, इस सिस्टम को ही क्या कहते हैं, देन सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो ये जो गोला है इसको क्या बोलते हैं, दिस स्फीयर इज कॉल्ड बॉब, BOB। इस गोले को क्या बोलेंगे, बॉब। ये बॉब का सेंटर है, ठीक है। तो ये मिटा देते नहीं तो आप समझेंगे कि ये सेंटर को ही क्या कहते हैं, बॉब। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉब, जो ये गोला है। और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ कहाँ से, एक तो है इस गोले से बाहर यहाँ, तो मान लो ये लेंथ हम कैपिटल L से डिनोट कर देते हैं। अभी समझ में आएगा कि ये कैपिटल L हमने क्यों लिख दिया। ये कैपिटल L जो है वो यहाँ से यहाँ की लेंथ है, नहीं तो L डैश कर लीजिए, स्मॉल l डैश। अब इस गोले का एक रेडियस होगा, तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक, इस सरफेस से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, इसलिए मैं यहाँ डॉट डॉट करके 2 लाइन बना रहा हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या है, इसका रेडियस। तो इस दोनों का जो ये सम होगा, कहाँ से, इस सेंटर से ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये हो गया सेंटर। तो ये P से O तक का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो कोई पूछ सकता है कि ये इफेक्टिव लेंथ L जो है क्या होती है, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कहाँ तक का डिस्टेंस, बॉब के सेंटर तक का डिस्टेंस, इसके सरफेस डिस्टेंस नहीं रहती होती है। तो यहाँ L इक्वल टू क्या लिख देंगे, L डैश प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। ये बॉब क्या होता है, इस गोले को क्या बोलते हैं, बॉब। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर। तो जब किसी, ये क्या कहते हैं, मेटल के गोले को किसी धागे से बांध करके स्टैंड से लटका देते हैं, तो इस प्रकार की संरचना को ही क्या कहते हैं,
सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हमको क्या करना है, ये तो डायग्राम हमने फर्स्ट बना दिया, अब इसका मोशन कराएंगे और उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा टाइम पीरियड, इसके लिए हम लोग ये सेकंड डायग्राम बनाते हैं। सेकंड डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको ही मिटा ही देता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब बढ़िया सा एक सुंदर सा डायग्राम बनाइए। ये हमने पहले बेस बना दिया और यहाँ से एक ये गोला लटका दिया। तो इस प्रकार की जो ये संरचना है, इसको ही क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब इसको जो है उठा करके कहाँ ले जाएंगे, थोड़ा सा पुश कर लेंगे, तो ये सर्कुलर पाथ में इस प्रकार से मोशन करने लगेगा। यानी इसका एक पोजीशन यहाँ आएगा, एक पोजीशन यहाँ आएगा इसके सेंटर का। तो गोला जो है इसको सेंटर मान करके एक गोला यहाँ बना लिया और यहाँ पर बना लिया। और ऐसा नहीं कि ये रस्सी जो है छूट के चली आएगी, रस्सी जो है वो क्या करेगी, यहाँ रस्सी आएगी, ठीक है। तो जब इसको यहाँ से उठा करके छोड़ देते हैं तो ये इस प्रकार से मोशन करने लगता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, मान लीजिए हम यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करते हैं, तो जब ये यहाँ से चल करके फिर यहाँ आ जाएगा तो इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। या तो यहाँ से काउंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ गया, फिर ये आया, फिर दूसरी तरफ गया, फिर आया। यानी यहाँ से चलने के बाद यहाँ से कहाँ गया, ए पर, इस पॉइंट को लिख देते हैं। ये क्या है, पोजीशन नंबर ए, पोजीशन ए, और ये हो गया पोजीशन बी। तो पहले वो पोजीशन ओ से ए तक जाएगा, ए से ओ, ओ से बी, और इस एंगल को हमने क्या मान लिया, वो थीटा। नहीं जानते तो क्या करेंगे, मान लिया थीटा। अब यहाँ पर बॉब का जो वेट है वो किधर काम करेगा, डाउनवर्ड। तो मान लिया इसका मास जो है m है, तो उसमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या कहते हैं इसको, इसका वेट। और ये जो डोरी का टेंशन है किधर काम करेगा, वो इधर काम करेगा। लिखते जाइए, मेरे साथ डायग्राम बनाइए, या पहले समझ लीजिए और फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। तो ये स्ट्रिंग का टेंशन इधर जाएगा और इसका मास वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर। अब इस मास का क्या होगा, दो कंपोनेंट लेंगे, एक लेंगे इस स्ट्रिंग के एलॉन्ग और एक लेंगे इसके परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर। तो इस mg का जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या करेगा, ये mg का कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। तो t में से जब इस कंपोनेंट को माइनस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंटीप्रेटल एक्सेलरेशन देता है। कौन कौन, इस t और इस कंपोनेंट का। ये कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। कैसे कि जब दो लाइन ये कट करेंगी, एक लाइन कट कर दी तो जब ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर ये होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्री से जानते हैं, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये थीटा। और एंगल के डायरेक्शन में जब मैं वेक्टर बता रहा था तो वेक्टर में कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, गिवन डायरेक्शन में जिस क्वांटिटी का भी निकालते हैं पहले उस क्वांटिटी को लिख लेते हैं। तो यहाँ क्वांटिटी क्या है, mg, और एंगल का cos थीटा लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ एंगल थीटा था तो mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, जो क्वांटिटी है यानी इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या होगा, mg, पहले क्वांटिटी को लिखा और क्या कर लिया, साइन थीटा। ये कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था कि कोई भी क्वांटिटी है, मान लो x, और गिवन डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है, तो इस गिवन डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना मिलेगा, x cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना मिलेगा, x sin थीटा।
ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मिलेगा, x साइन थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मिलेगा, x कॉस थीटा। तो इसको कहते हैं गिवन डायरेक्शन में कंपोनेंट, और इसको बोलते हैं गिवन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो ये दो कंपोनेंट लिख लिया हमने। इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, mg साइन थीटा, और इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, mg कॉस थीटा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है t और mg कॉस थीटा, वो किधर ऐड करेगा, t में से जब माइनस करेंगे इस फोर्स को, तो एक फोर्स होगा जो कि इनवर्ड इस टेंशन के डायरेक्शन में वर्क करेगा, यानी इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो t माइनस mg कॉस थीटा, ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो मान लो कि ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो अगर इसमें वेलोसिटी जो है क्या आ गई हो, v, तो फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर अपॉन r। तो क्या हो जाएगा, t माइनस mg कॉस थीटा इक्वल टू इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी। मान लिया कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो mv स्क्वायर अपॉन इसकी जो लेंथ है क्या हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इस स्ट्रिंग की लेंथ और इस सेंटर, ये पूरी इफेक्टिव लेंथ मान लिया कि वो क्या है, L। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहां सरफेस तक का नहीं, सेंटर तक का डिस्टेंस है। यानी इस स्ट्रिंग की लेंथ में इसके रेडियस को जोड़ देंगे तो ये इफेक्टिव लेंथ, L क्या है, इफेक्टिव लेंथ इन फिगर, इफ फिगर नहीं भैया, इन फिगर। L को क्या कहते हैं, लेंथ नहीं है, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो स्ट्रिंग की लेंथ में और इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम में अंतर है। स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, जब स्ट्रिंग की लेंथ में इस रेडियस को जोड़ देंगे तो इफेक्टिव लेंथ मिल जाता है। तो अगर इसकी लेंथ L डैश हो, इसका रेडियस A हो, तो L डैश प्लस A को जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, L। तो यहाँ हमने मान लिया कि इफेक्टिव लेंथ कितनी है, L है। तो ये कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन n, क्योंकि इस रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, L। तो ये तो हमें ये क्या मूव कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और इस चीज़ की वजह से ये सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक वो सर्कुलर पाथ में नहीं चलता है जब तक उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिल जाए। तो ये इसके मूवमेंट के लिए क्या करेगा, ये वाला जो फोर्स होगा, इस डोरी का टेंशन माइनस mg cos थीटा वाला जो फोर्स होगा, उसको क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अपने आप नहीं आता, कोई ना कोई फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो यहाँ t माइनस mg cos थीटा ही क्या है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब एक फोर्स और है, कौन सा है, mg साइन थीटा। इस फोर्स का वर्क क्या है, यही वाला फोर्स है जो कि इस बॉब को क्या कर रहा है, इसको मीन पोजीशन की ओर ला रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कहां से कहां हुआ है, O से A की ओर। तो मान लिया जब O से A की ओर गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट y था। कितना डिस्प्लेसमेंट था, y। तो हमने डिस्प्लेसमेंट तो O से A की ओर किया, मगर ये फोर्स किधर काम कर रहा है, O से A से O की ओर। तो क्या लिखेंगे, एंड रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन बॉब। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, mg साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू हम F लिख देते हैं, F इक्वल टू mg
साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट में है, तो क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ निगेटिव साइन क्यों लगा दिया, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट y के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हियर वेयर लिख लीजिए, वेयर निगेटिव साइन shows that restoring force acts opposite to displacement y। तो मेन हमारा इक्वेशन ये है। अब यहीं से हमको ये डिराइव करना है कि जो इसका टाइम पीरियड होगा t इक्वल टू 2π√L/g, इसको हमें डिराइव करना है। इसको अभी तक हम लोगों ने फार्मूले को याद किया था, ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो टू प्रूव में क्या है, t इक्वल टू 2π√L/g, पहले ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। और फर्स्ट पॉइंट प्रूव क्या करना है कि ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्रूव में एक और चीज है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहली बात हमको प्रूव करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सेकंड चीज प्रूव करना है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा t इक्वल टू 2π/L/g। तो इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। अब न्यूटन भैया क्या बोले कि कहीं भी अगर फोर्स लग रहा है तो बॉडी में क्या करेगा, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। बॉडी में क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें मास दिया हुआ है। तो मान लिया कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वो अल्फा है। तो इफ अल्फा इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in bob, then by Newton's second law, न्यूटन्स सेकेंड लॉ कितने को याद है भाई, किसी को याद नहीं, कोई बात नहीं। तो देख लो, न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि फोर्स F इक्वल टू उस बॉडी का मास और उसमें प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन। तो हमने क्या माना है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है अल्फा, तो F इक्वल टू m इंटू अल्फा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को और F की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या हो गई, -mg साइन थीटा इक्वल टू m अल्फा। ये कहाँ से आया, बाई 1। ठीक, m से m क्या हुआ, मर गया। m से m क्या हो गया, मर गया। मरने के बाद क्या हुआ, अब इसको आगे भैया मिटा देते हैं। इतना तो सब लोग लिख लिए होंगे। अब आगे आइए, अब रिजल्ट क्या बचा है कि -g साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की। अब देखिए यहीं से कंडीशन हमारा ये इक्वेशन नंबर 2, ये जो एंगल थीटा है, अगर ये थीटा की वैल्यू बहुत छोटा हो, यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये जो बॉब लटका हुआ है इसको ऐसा ना करेंगे कि इतना दूर ले जा करके
कैमरे से देखिए बाहर जा रहा होगा, ऐसा उठाकर इतना दूर छोड़ नहीं देंगे। क्या हम लोग करते हैं, अगर ये लटका हुआ है तो थोड़ा सा इधर ले जा करके उसके बाद छोड़ देते हैं, तो ये मोशन ऐसे करने लगता है। कुछ लड़के नहीं जानते तो उठा करके पूरा इसे ले गए और वहाँ छोड़ दिया, वो ऐसे ऐसे दोलन करने लगा। तो इस वाले मोशन के लिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। किस मोशन के सिंपल मोशन है, जब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो, उस केस में ही ये फार्मूला जो हम लोग डिराइव करते हैं t इक्वल टू 2π/L/G, उसी केस के लिए है। दैट इज व्हेन एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल का मतलब 5 से 20 डिग्री तक। तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू, तो यहां क्या लिखेंगे, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, इसकी वैल्यू हमने बता दिया 5 डिग्री से 20 डिग्री तक तो काम चलेगा। तो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं क्या, कि ये जो साइन थीटा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। हर समय नहीं होता, नहीं तो हम लोग साइन थीटा को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस याद किए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो साइन थीटा यहाँ दिया हुआ है इसकी वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखेंगे, उसके एंगल के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, देयरफॉर बाई टू क्या हो जाएगा, -g इंटू थीटा इक्वल टू अल्फा। अब एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये छोटी सी क्लास है 9th या 10th में हम लोग याद किए थे, इसका भी जरूरत यहाँ पड़ गया। यानी थीटा को क्या ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क। आर्क लेंथ कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, y। यहाँ से यहाँ तक O से लेके यहाँ से ये वाला जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है, y। और रेडियस कितनी है, इफेक्टिव लेंथ, तो y/L। तो इस लाइन के बाद ये जो इक्वेशन है, मैं तो जगह की वजह से ऊपर चला गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए और यहाँ लिखिए। इसके बाद कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे सिंस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू y/A। अब इस थीटा की वैल्यू कहाँ रख देंगे, 3 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, पुटिंग थीटा इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या पाएंगे भैया, जो पाएंगे उसको अब लिखेंगे। ये सब मैं मिटा देता हूं। थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, -g इंटू y/L इक्वल टू अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा बढ़िया से लिख लिया, अल्फा इक्वल टू -g/L इंटू y। और इसको बढ़िया से अगर लिखना हो तो एक तो ये हो ही गया, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख सकते हैं, क्या, इंप्लाई दैट g क्या है, देखिए ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि कांस्टेंट है। L क्या है, इफेक्टिव लेंथ, जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि धागा छोटा बड़ा कर रहे हैं, तो L भी हमारा क्या है, फिक्स है। जो बदल रहा है वो y। ये जो y है, कोई इतनी दूर ले जाकर छोड़ेगा, कोई और ऊपर ले जाकर छोड़ता है, कोई और पास ही लाकर छोड़ सकता है। यानी y हमारा क्या कर रहा है, वो बदल रहा है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट y है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये निगेटिव साइन आया है, इसका मतलब क्या है, यहीं से अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू -y। तो हमने कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो मोशन कैसा हो जाता है, इंप्लाई दैट मोशन ऑफ
सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने कहा था कि पहला रिजल्ट हमको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया। अब इसको इक्वेशन डाल देंगे 4। और हमने कहा था कंपेयर कब करते हैं कि इस डस्टर की तुलना डस्टर से करेंगे, नहीं तो इस डस्टर की तुलना इस पेन से करेंगे तो कोई कंपेयर हम कर ही नहीं सकते। अगर इनका कंपैरिजन हम करेंगे आपस में तो नहीं हो सकता। एक पेन की तुलना पेन से, डस्टर की तुलना डस्टर से। तो ये जब सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपैरिजन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही हम करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है कौन कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितना होता है। जो लोग आंसर देना चाहते हैं जल्द से जल्द आंसर दो, मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में। जल्दी से बताओ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, since acceleration produced in simple harmonic motion is क्या होता है? अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये हम लोग जब आज का लेक्चर शुरू कर रहे थे तो उस समय हमने बताया वेलोसिटी का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सा? 5। तो ये हम जानते हैं पहले से। और ये 4 हमारा क्या है? इस समय सिंपल पेंडुलम के लिए निकला हुआ है। तो अब इसका कंपैरिजन किससे कर देंगे? 4 और 5। कंपेयरिंग 4 and 5 वी गेट। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग 4 and 5 वी गेट। क्या हो जाएगा? देख लो। अल्फा है तो अल्फा है, इक्वल है तो इक्वल है, माइनस है तो माइनस है, वाई है तो वाई है। इस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या है? G अपॉन एल। इस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या है? G अपॉन एल। तो सब कुछ सेम हो गया। तो ये इसको सेम होना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू G अपॉन एल के इक्वल होना पड़ेगा। ये हमने कंपेयर करके ऐसा देखा। एक बार कंपेयर हमने आप लोगों को करके भी दिखाया था कि अगर दो लोगों को कंपेयर किया, एक के पास एक आंख है दूसरी आंख नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको भी ये दूसरी आंख होनी चाहिए। तो यहाँ हमने सब कुछ कंपेयर किया। अल्फ़ा तो अल्फ़ा, वाई तो वाई, माइनस तो माइनस। तो इस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या है? G अपॉन एल। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? G अपॉन एल। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल गई? ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट G अपॉन एल। और ओमेगा का फार्मूला हम लोग रिलेशन निकाल चुके थे, टाइम पीरियड T और ओमेगा में रिलेशन। सब कुछ देखिए पहले ही बता दिया था, इसीलिए क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट G बाई एल। जिसको नहीं याद है तो यहाँ पर मैंने उनके लिए लिख दिया, सिंस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब बोथ साइड को क्या किया? पलट दिया। तो अगर लेफ्ट साइड को पलट देंगे तो क्या मिलेगा? T अपॉन 2 पाई। राइट में पलटेंगे तो क्या मिलेगा? L अपॉन G। अब यहाँ 2 पाई क्या है? 2 पाई नीचे है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। This is the required formula for time period of a simple harmonic motion produced by exhibiting by simple pendulum।
तो ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का रिक्वायर्ड फार्मूला है। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी यहां पर कवर हो गया। 2 पार्ट प्रूफ करना था, क्या कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। दूसरी बात प्रूफ करनी थी कि इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√L/g। तो ये दोनों बात हमारी प्रूफ्ड हो गई। तो आपके एग्जामिनेशन में जब पूछा जाए कि प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करो कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो हम ये सब पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे और तब जाके क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।